कहानी की शुरुआत में हमें एक बेहद ही खास किस्म की लकड़ी लाल चंदन के बारे में बताया जाता है, जिसकी कीमत करोड़ों में होती है। और साथ ही उसकी खास बात के बारे में बताया जाता कि वो सिर्फ इंडिया के चेन्नई के आसपास के जंगलों में पाई जाती है। जंगलों से लकड़ी काटी जाती है और उन्हें ट्रक में भरकर चेन्नई के पोर्ट का इस्तेमाल करके सीधा शंघाई पहुंचाया जाता है और उसके बाद उस लकड़ी को सीधा जापान लाया जाता है, जहां उस लकड़ी से बने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को जापान के अमीर लोग अपनी शादियों में अपनी होने वाली बीवी को गिफ्ट करते हैं। वापस इंडिया में कहानी पुष्पा राज एक जवान, गुस्सैल और खुद पर कॉन्फिडेंस रखने वाले लड़के से शुरू होती है, जो अपने किए हुए काम पर फख्र करता है। वह एक मिल में काम करता है, लेकिन जब उसके मालिक को उसकी मिल के बाहर उसका बिहेवियर पसंद नहीं आता तो वह उसे काम से निकाल देता है। घर पर उसकी मां को रेड्डी नाम का आदमी परेशान करता है, क्योंकि उसकी मां ने उससे कुछ पैसे उधार लिए थे। साथ ही वो आदमी उसकी मां को ये भी बता देता है कि जिस नौकरी के सहारे वो उसका कर्ज उतारने की सोच रही है, वो पुष्पा ने छोड़ दी है, जिससे उसकी मां और टूट जाती है। पुष्पा अपनी एक भैंस को बेच देता है और अपना कर्जा उतार देता है। जब रेड्डी अपने पैसे लेके जा रहा होता है, तब पुष्पा उसे रोकता है और उसे बोलता है कि जब उसे उसके पैसे नहीं मिले थे तब उसने पूरे गांव में उसके परिवार की बेइज्जती की थी, और जब अब उसे पैसे मिल गए हैं तो उसे अब उनकी तारीफ करनी होगी, जिससे रेड्डी मना कर देता है। पर पुष्पा उसे जबरदस्ती पकड़कर पीटता हुआ पूरे गांव में घुमाता है और रेड्डी से लोगों के सामने अपनी तारीफ करवाता है। कुछ समय बाद पुष्पा जंगल में लाल चंदन के पेड़ों की कटाई में मजदूरी करने का फैसला करता है। जंगल में जब लाल चंदन की कटाई हो रही होती है तभी सभी मजदूरों को पता चलता है कि पुलिस उनकी ओर आ रही है, जिससे सभी मजदूर वहां से भागने लगते हैं। पर पुष्पा सभी को रोकता है और उन सभी को समझदारी से काम करने को बोलता है। पुलिस वहां पहुंचती है और देखती कि सभी मजदूर जंगल में बैठे हुए हैं। पुलिस वाले के पूछने पर कि वो वहां क्या कर रहे हैं तो सभी जवाब देते हैं कि वो सब बकरियां चराने आए हैं। पर पुष्पा के हाथ में कुल्हाड़ी देखकर पुलिस वालों को उन पर शक हो जाता है। जब पुलिस वाले वहां से चले जाते हैं, पुष्पा सारा छुपा हुआ माल बाहर निकालता है। कुछ दिनों बाद जब लाल चंदन को ट्रकों में रखा जा रहा था, पुष्पा पास ही बैठा अपनी कुल्हाड़ी साफ कर रहा था। तभी केशव नाम का एक आदमी उसके पास आता है और उसके स्टाइल और किसी से न डरने वाले स्वभाव से इम्प्रेस होकर उसे उसके साथ रखने को बोलता है। तभी पुलिस इंस्पेक्टर गोविंदप्पा और भी ज्यादा पुलिस फोर्स लेके जंगल में पहुंचता है। मौके का फायदा उठाते हुए पुष्पा पुलिस अफसर पर पत्थर से हमला करता है, जिसे देख सभी मजदूर पत्थर उठा लेते हैं और पुलिस वालों को मारने लगते हैं। पुलिस वालों को देखकर उस जगह का ठेकेदार और ट्रक का ड्राइवर वहां से गायब हो जाते हैं। मौके का फायदा उठाकर पुष्पा लकड़ी का आखिरी टुकड़ा भी ट्रक पर रखता है और वहां से ट्रक लेके भागने में कामयाब होता है। पुलिस वाले भी उसका पीछा करते हैं, पर थोड़ी देर बाद पुष्पा पैदल उनकी गाड़ी के सामने आ जाता है। वो उससे पूछताछ करते हैं कि ट्रक कहाँ गया, पर पुष्पा उन्हें बताने से मना कर देता है। पुलिस स्टेशन पर पुष्पा को बहुत बुरी तरह पीटा जाता है, पर वो तब भी ट्रक की लोकेशन नहीं देता। पर तभी उसका कॉन्फिडेंस तोड़ने के लिए एक पुलिस वाला उससे उसके पिता का नाम पूछता है। तभी एक फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि छोटा पुष्पा अपनी मां पर्वतम्मा के साथ एक गांव में रहता है और स्कूल एडमिशन के दौरान उसके पिता का नाम पूछे जाने पर हमें पता चलता है कि वो एक लोकल अमीर आदमी का नाजायज बेटा है। उसका पर्वतम्मा के साथ लव अफेयर था, लेकिन जब वह प्रेग्नेंट हो गई तो उसने अपने परिवार को छोड़ने से इनकार कर दिया और उसे और उसकी मां को अकेला छोड़ दिया। प्रेजेंट में पुष्पा को जेल से छुड़ाने के लिए जॉली रेड्डी और उसका भाई जक्का रेड्डी पुलिस स्टेशन के पास बने एक चाय की दुकान पर पहुंचते हैं। पुष्पा भी वहां पहुंचता है और जक्का रेड्डी उससे ट्रक की लोकेशन पूछता है। पुष्पा उसे अपनी आज़ादी और साथ में 5 लाख रुपयों की डिमांड करता है, जिसे सुनकर छोटा भाई जॉली रेड्डी गुस्से से भड़क उठता है। पर बड़ा भाई जक्का रेड्डी उसे काम का आदमी समझता है, क्योंकि रात भर पीटने के बाद भी उसने अपना मुंह नहीं खोला। पुष्पा उन्हें ट्रक के पास ले जाता है, जिसे उसने एक पानी के कुएं में गिरा दिया था। ट्रक बाहर निकलते ही पुष्पा को उसके पैसे मिल जाते हैं, पर जब वापस घर जाने के लिए वो जॉली रेड्डी की वैन में बैठ रहे होते हैं तो वो उसे 20 रुपए का नोट देके बोलता है कि वो ऑटो करके आए। गुस्से में पुष्पा भी उन 5 लाख रुपयों से अपने लिए एक वैन खरीद लेता है, जिसे वो सबसे पहले अपनी मां को दिखाता है और अपने नाजायज पिता के घर के बाहर गोल गोल घुमाता है। अगले दिन पुष्पा जॉली रेड्डी और जक्का रेड्डी के घर एक मीटिंग का हिस्सा बनने के लिए जाता है, जहां वो उनके सबसे बड़े भाई कोड़ा रेड्डी से मिलता है, जिसने कई साल पहले एक गैंग फाइट में अपना राइट हैंड खो दिया था। मीटिंग में बहुत से लाल चंदन के स्मगलर आए थे, जो अपना ज्यादातर माल पुलिस इंस्पेक्टर गोविंदप्पा के हाथों खो चुके थे। कोंडा रेड्डी माल पकड़े जाने के कारण गुस्से में था। तभी पुष्पा लाल चंदन की स्मगलिंग करने के नए आइडिया उनके सामने रखता है, जिसमें वो दूध के ट्रकों को 2 हिस्सों में काट देते हैं और आधे में दूध और नीचे के आधे हिस्से में चंदन की लकड़ियां छिपाता है, जिससे पुलिस उन्हें आसानी से नहीं पकड़ पाती। जक्का रेड्डी को उसका आइडिया पसंद आता है और वो सारा काम उसी को सौंप देता है।
जिसके बदले वो उसे 1 करोड़ के प्रॉफिट पर 5 लाख की उसकी पेमेंट पर डील करते हैं, पर पुष्पा उन्हें बोलता है कि वो उसके बजाय उसे प्रॉफिट में से 4% दे। केशव के पूछने पर कि उसने सीधा सीधा 1 लाख का नुकसान कराया है, पुष्पा बोलता है कि परसेंटेज मान के वो उसका पार्टनर बन गया है। दूध के कलेक्ट करते हुए पुष्पा श्रीवल्ली नाम की एक लड़की को देखता है और तुरंत उसके प्यार में पड़ जाता है, पर श्रीवल्ली लंबे समय तक पुष्पा को नजरअंदाज करती है, जब तक कि पुष्पा का दोस्त केशव उसकी सहेलियों को चिरंजीवी की फिल्म की टिकट जो उन्हें नहीं मिल रही थी उन्हें ब्लैक में दे देता है, ताकि अगली बार जब वह पुष्पा को देखे तो वह उसे देखकर मुस्कुराए। जब पुष्पा को पता चलता है तो वह नाराज हो जाता है, लेकिन फिर केशव को बोलता है कि वो श्रीवल्ली को उसे चूमने के लिए 5,000 रुपये दे। श्रीवल्ली के दोस्त उसे पुष्पा से मिलने के लिए मजबूर करते हैं, लेकिन वह पुष्पा से रोते हुए कहती है कि वह सिर्फ अपने पति को चूमना चाहती थी, जिससे पुष्पा उससे शादी करने का फैसला करता है। दूसरी ओर गोविंदप्पा को पता चल जाता है कि पुष्पा उसकी नाक के नीचे लाल चंदन की तस्करी कर रहा। वह दूध के ट्रक को जब्त कर लेता है और पुष्पा के आदमियों को अपने लिए काम करने के लिए मजबूर करता है और उन्हें 50 लाख की रिश्वत देता है। लाल चंदन सिंडिकेट को लीड करने वाला एक डीलर जिसका नाम मंगलम श्रीनु है, कोंडा रेड्डी को अपने स्टॉक के 200 टन लाल चंदन को सुरक्षित रखने का जिम्मा सौंपता है। कोंडा के छोटे भाई जॉली रेड्डी को इस काम के काबिल नहीं माना जाता है, क्योंकि उसे डर है कि उसके दुश्मन किसी लड़की का इस्तेमाल कर उसके माल तक आसानी से पहुंच सकते हैं, जिसके चलते पुष्पा को ये काम दिया जाता है। गोविंदप्पा का वो आदमी जिसे वो 50 लाख देने का वादा करता है, उसे वो लोकेशन बता देता है, जिसके बाद गोविंदप्पा उन पर छापा मारने का ट्राई करता है, लेकिन पुष्पा सभी लकड़ियों को नदी में फेंक देता है और गोविंदप्पा के वहां पहुंचने से पहले उन सभी लकड़ियों को जब्त होने से बचा लेता है। दूसरी ओर केशव डैम की ओर दौड़ता है और लकड़ियों को बहने से रोकने के लिए डैम पर काम कर रहे ऑफिसर को रिश्वत देता है और डैम के गेट बंद करता है। लाल चंदन की लकड़ियां बचाने के बाद पुष्पा सिंडिकेट की एक पार्टी में जाता है, जहां पुष्पा को पता चलता है कि श्रीनु लाल चंदन की लकड़ी को उनसे कहीं ज्यादा कीमत पर बेच रहा है। वो उन्हें 1 टन का 25 लाख रुपए दे रहा है, लेकिन खुद 2 करोड़ रुपए में 1 टन बेचता है। पुष्पा कोंडा को श्रीनु से जायज हिस्सा मांगने के लिए कहता है, लेकिन कोंडा पीछे हट जाता है क्योंकि श्रीनु के खिलाफ जाना उसे जोखिम भरा लगता है। पार्टी में केशव श्रीवल्ली के पिता को पुष्पा से उसकी बेटी की शादी करवाने का आइडिया देता है, पर जब उसका पिता उसके खानदान के बारे में पूछता है तो केशव बताता है कि वो मुलट्टी वेंकटरमन का छोटा बेटा है, जिसे सुन के उसका पिता शादी के लिए मान जाता है। उनकी सगाई के दिन उसका सौतेला भाई मोहन वहां अचानक से आता है और पुष्पा को उसका भाई मानने से इनकार करता है, क्योंकि वो एक नाजायज संबंध से पैदा हुआ था। मोहन की बातें सुनकर पुष्पा की मां को रोना आ जाता है, जिसे देखकर पुष्पा को गुस्सा आ जाता है और वो उसे मारने के लिए खड़ा हो जाता है। सभी लोग उन दोनों को रोकने में लग जाते, जिसके दौरान उसकी मां को धक्का लग जाता है और उसे चोट आ जाती है। पुष्पा अपनी मां को उठाता है और उसे सीधा हॉस्पिटल ले जाता है। अपनी मां को देखते हुए उसे कुछ पुराने पल याद आते हैं कि जब उसके पिता की मौत हुई थी, तब भी उन्हें उसके पिता को देखने नहीं दिया था और उन्हें घर से बाहर निकाल दिया था। अपनी मां को हॉस्पिटल छोड़ने के बाद पुष्पा गुस्से में होता है और वो लाइफ में और बड़ा आदमी बनने के लिए मोटिवेट होता है। अगले ही दिन पुष्पा श्रीनु से मिलने जाता है, जहां वो एक आदमी को जान से मार देता है, क्योंकि वो 1 टन का 50 लाख मांग रहा था और अगर श्रीनु उसे पैसे देने से इनकार करेगा तो वो सीधा श्रीनु के डीलर मुरुगन को बेचेगा। ये सब देख के पुष्पा उससे 1 टन के 1 करोड़ मांगता है और श्रीनु को बताता है कि उसने माल सीधा चेन्नई पहले से ही पहुंचा दिया है और अगर वो उसकी डील से इनकार करेगा तो वो माल मुरुगन को बेच देगा। साथ ही वो इसकी खबर श्रीनु के ही फोन से मुरुगन को देता है, जिससे श्रीनु के लोग गुस्सा हो जाते हैं और उस पर हमला करते हैं, लेकिन पुष्पा उन्हें एक एक कर पीट देता है और मूवी का फेमस डायलॉग बोलता है, पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है। फिर वह खुद चेन्नई जाता है और 1 टन लकड़ी को 1.5 करोड़ रुपए पर बेचने की डील करता है, जिसे कोंडा और पुष्पा बराबर बराबर बांटने के लिए राजी हो जाते हैं। दूसरी ओर कोंडा रेड्डी की दोनों भाइयों को पता चल जाता है कि उनके ठिकाने की खबर किसने दी थी, जिसमें श्रीवल्ली का पिता भी होता है। जॉली को पता चलता है कि उसकी एक लड़की है, जिससे जॉली श्रीवल्ली को उसके पिता को बंदी बनाकर एक रात उसके साथ बिताने के लिए ब्लैकमेल करता है। श्रीवल्ली अपनी इज्जत बचाने के लिए पुष्पा के पास जाती है। गुस्सा होकर पुष्पा जॉली को बुरी तरह पीटता है, जिससे उसे टेम्पररी पैरालिसिस हो जाता है। कोंडा को पता चलता है कि पुष्पा ही उसके भाई की इस हालत के लिए जिम्मेदार है। वह उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन श्रीनु के आदमी उन पर घात लगाकर हमला करते हैं। कोंडा मारा जाता है, लेकिन पुष्पा कोंडा के भाई जक्का रेड्डी को बचा लेता है और श्रीनु के बहनोई मोगिलिसु को भी पकड़ लेता है और उसे मार देता है। MP भूमिरेड्डी सिद्धप्पा नायडू पुष्पा और श्रीनु के बीच समझौता कराता है। तभी पुष्पा पैसों से भरा बैग MP के सामने खाली कर देता है, जिसे देखकर MP पुष्पा से पूछता है कि उसने 1 टन माल कितने का बेचा। पुष्पा उसे श्रीनु का सच बताता है, जिसे सुन के वो पुष्पा को उनके सिंडिकेट का लीडर बनाता है।
श्रीनु अपने साले का बदला लेने में नाकामयाब होता है, जिससे उसकी पत्नी दाक्षायणी उसका गला काट देती है, जिससे वह घायल हो जाता है लेकिन बच जाता है। जॉली और दक्ष पुष्पा से अपना बदला लेने के लिए समय का इंतजार करते हैं। पुष्पा के अपने प्राइम पर होने के दौरान एक जालिम पुलिस ऑफिसर भंवर सिंह शेखावत जिले के एसपी के रूप में पोस्टेड हुआ है। उसने आते ही अपना काम चालू कर दिया है। वो जंगल से कुछ ड्रग सप्लायर्स को पकड़ता है, पर जब कार में बैठते समय उसकी सीट पीछे नहीं जाती तो वो जालिम नेचर सामने लाता है और पीछे बैठे एक ड्रग सप्लायर को गोली मार देता है। नए एसपी की आने की खबर सुनकर पुष्पा उसे अपने शादी के कार्ड के साथ साथ 1 करोड़ रुपए की रिश्वत देता है, पर शेखावत को पुष्पा के लहजे में तमीज नहीं लगती, जिसके बाद वो पुष्पा को हथकड़ी लगवाता है और उसके पिता और उसके वंश को लेकर धमकाता है और उसका मजाक बनाता है। पुष्पा इस बेइज्जती से गुस्सा हो जाता है और अपनी उंगलियों को मुट्ठी में बंद कर लेता है। शेखावत धमकी देता है कि अगर पुष्पा ने अपनी उंगलियां नहीं खोली तो वह उसके हाथ में गोली मार देगा। जब पुष्पा उसका गेम समझ जाता है तो वो उसे सर कहकर बुलाता है, जिसके बाद वो उसकी हथकड़ी खोलता है और उन्हें बोलता है कि वो आगे से उसे सर ही कहकर पुकारे। हताश होकर पुष्पा पीछे हट जाता है और स्टेशन छोड़ देता है। पुष्पा अगले कुछ हफ्ते शेखावत के कहे अनुसार काम करता है। पुष्पा की शादी की रात जब पुष्पा को शादी के मंडप पर बुलाया जाता है तो केशव उसे पूरे घर में ढूंढता है, पर पुष्पा और शेखावत जंगल में साथ में शराब पी रहे होते हैं। उनकी पहली मुलाकात में जिस तरह से शेखावत ने पुष्पा का मजाक बनाया था, उस पर अपनी नाराजगी दिखाते हुए पुष्पा शेखावत की रिवॉल्वर लेता है और अपने हाथों में मुट्ठी बनाकर खुद उसमें गोली मार लेता है। वह शेखावत पर कपड़े उतारने का दबाव डालता है और खुद के भी कपड़े उतारता है। पुष्पा कहता है कि बिना कपड़ों के एक सिंडिकेट बॉस के रूप में उसकी अभी भी वही इज्जत है, जबकि शेखावत को उसकी पुलिस वर्दी के बिना कुछ भी नहीं है, इस हद तक कि अगर वह नंगा हो तो उसका कुत्ता भी उसे नहीं पहचान पाएगा। पुष्पा अपनी शादी के लिए निकल जाता है, जबकि शेखावत बिना कपड़ों के घर वापस आता है। जैसा कि पुष्पा ने बोला था, उसका कुत्ता उस पर भौंकता है। गुस्से में वह कुत्ते को मार देता है और पुष्पा द्वारा दिए गए रिश्वत के पैसे को जला देता है।